नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। यूपी स्पेशल जीके की इस सीरीज का ये मेरा छठा लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज के 5 लेक्चर इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको यूपी स्पेशल जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम लेकर आते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका हम सेकेंड बैच बना रहे हैं, जिसमें प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2019 है। इसके बाद जो है प्रवेश मिलना जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 15 दिसंबर 2019 को जो है ये एग्ज़ाम है। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो समय रहते ज्वाइन करिए, क्योंकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ तभी होगा जब जो है आपके पास उसे पढ़ने के लिए समय हो, क्योंकि आप जानते हैं बहुत विस्तृत व्याख्या जो है हम करते हैं उसमें, जो कि परीक्षाओं में हमेशा जो है आती है। पिछले कई टेस्ट सीरीज हमने जो जारी की थी उसमें से काफ़ी जो है एग्ज़ाम में देखने को मिला। तो इसलिए अगर आपको ज्वाइन करना हो तो देर न करें, 11 नवंबर से पहले ज्वाइन कर लें। और हमारा मोबाइल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर में जाके डिकोड एग्ज़ाम ये सर्च करें, हमारा ऐप आ जाएगा, डाउनलोड कर लें। टेस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर जो है सारी प्रक्रिया आपको समझ में आएगी। वेबसाइट पे भी रिफ़र कर सकते हैं, www.decodexam.com पे जाकर टेस्ट के सेक्शन में देख सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके भी इसके बारे में जो भी जानकारी हो वो ले सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में। तो देखिए, भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत है 8.6%, 8.6%। तो भारत की कुल जनसंख्या में 8.6% जो है भागीदारी जनजातियों की है। उसमें से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 11,34,273 ये जनसंख्या है जनजातियों की। ये भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो ये है 0.6%। ठीक है, तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या बेहद कम है। अनुसूचित जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में बेहद कम है। अगर हम उत्तर प्रदेश के किसी जिले की बात करें कि किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, तो उसका उत्तर है सोनभद्र। तो लगभग उत्तर प्रदेश में जितनी जनजातियों की जनसंख्या है उसका 1/3 केवल और केवल सोनभद्र में कितना है? तो 3,85,018 जनजातियों की जनसंख्या सोनभद्र जिले में है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात करें तो आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको सहज समझ में आएगा कि इसी तरीके से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, अब यहीं पर हम ये देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 3 सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन है। तो पहला तो हमें पता ही चल गया कि वो सोनभद्र है। ठीक है, तो पहला है सोनभद्र, दूसरा है बलिया और तीसरा है देवरिया। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेगा। टॉप 3 तक जो है हमें याद करने की जरूरत है, इसके बाद की जरूरत नहीं है। तो पहला सोनभद्र, दूसरा बलिया, तीसरा देवरिया। यहाँ सबसे अधिक अनुसूचित जनसंख्या है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के अब 3 सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिलों को हम देख लें तो ये हैं बागपत, कन्नौज और बदायूं। बागपत, कन्नौज और बदायूं। अब हम प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। अभी तो हम जो है केवल जनसंख्या उसको प्रतिशत के रूप में, तो राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के रूप में, तो इसमें भी सोनभद्र ही है।
सोनभद्र, और सबसे कम जो है तो ये बागपत है। ठीक है, तो यहाँ जनसंख्या में भी सबसे कम और प्रतिशत में भी सबसे कम बागपत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल अनुसूचित रूप से 12 जो है जनजातियां हैं। ठीक है, तो उनमें से सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है थारू। ठीक है, कहा जाता है कि ये लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से आए, इसलिए इन्हें थारू कहा गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश कौन सी है? थारू। और सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो वन रावत। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब देखिए जो बात मैंने आपको बताया कि 2003 से पूर्व केवल 2 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और वो कौन कौन सी थी? तो थारू एवं बुक्सा, इनको ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। लेकिन 2003 के बाद जो है कुल 10 और जनजातियों को अनुसूचित किया गया और अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 12 अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, तो 2003 में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। तो अब देख लेते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि कौन सी जनजाति किस जिले में पाई जाती है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आप पिछले वर्षों के पेपर देखिएगा तो आपको दिखेगा ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो उसको हम एक क्रम से देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जनजातियां निवास स्थान। ठीक है, तो खरवार या खैरवार जो भी आप कहिए, तो ये जो है देवरिया, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में निवास करती हैं। ठीक है, खरवार जनजाति। गोंड, धुरिया और ओझा ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो सोनभद्र में ज़्यादातर जनजातियां पाई जाती हैं। तो जब आपको कोई उत्तर समझ ना आए तो सोनभद्र जो है टिक करना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी जनजातियां जो है सोनभद्र में पाई जाती हैं, खास करके सहरिया की बात अगर आप छोड़ दें तो। अब बुक्सा की बात करें तो ये बिजनौर और आगरा में, कहीं कहीं आपको दिखेगा केवल बिजनौर में, तो ये बिजनौर और आगरा दोनों जगह पाई जाती है। ठीक है, सोनभद्र में ये नहीं पाई जाती है। थारू की बात करें तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर। ठीक है, सहरिया की बात करें तो ये केवल एक जगह पाई जाती है, ललितपुर में। ठीक है, तो ऐसी जनजाति जो केवल एक जिले में पाई जाती है या 2 जिलों में पाई जाती है, उन्हें याद रखना जरूरी है। तो सहरिया को याद रखना जरूरी है। और इस तरीके से आप देखें नीचे से ऊपर तक सबका में सोनभद्र है। ठीक है, परहिया, बैगा दोनों सोनभद्र, पंखा, पनिका सोनभद्र, मिर्जापुर, अगरिया सोनभद्र, पठारी सोनभद्र, चेरो सोनभद्र और चंदौली, भुइया या भुनिया सोनभद्र। ठीक है, तो सोनभद्र में जो है कुछ जो नहीं पाई जाती है, जैसे सहरिया हो गया, जैसे बुक्सा हो गया, जैसे थारू हो गया। ठीक है, तो ये इसको जो है, अच्छा कई लोग पीडीएफ के लिए जो है कमेंट कर रहे हैं। देखिए ये सीरीज जो है जल्द ही ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से पीडीएफ बनाकर मैं जारी कर दूंगा। ठीक है, लेक्चर जो है कंप्लीट होने के बाद, इस सीरीज के कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, अब जो है कुछ डिटेलिंग जो है हम करते हैं कुछ प्रमुख जनजातियों की, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो थारू जनजाति के लोग प्रदेश के तराई क्षेत्र के मुख्यतः 5 जिलों में, कहाँ कहाँ, तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। थारू जाति के लोग किरात वंश से हैं। ठीक है, और ये जो है कई उप जातियों में जो है विभाजित हैं। अब इनकी
आकृति क्या है उसके बारे में बात की गई है। तो थारू जाति के लोग कद में छोटे होते हैं, इनकी मुखाकृति चौड़ी होती है और रंग पीला होता है। इनका भोजन मुख्यतः क्या है, चावल है। इसके अतिरिक्त ये दाल, दूध, मांस, मछली का भी सेवन करते हैं। ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और इनमें बजहर नामक त्यौहार का प्रचलन है। अच्छा, इनके बारे में जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है वो ये है कि ये जो जनजाति है थारू, ये दीपावली के पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ठीक है, तो ये दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति में संयुक्त व पितृसत्तात्मक परिवार की प्रथा पाई जाती है। ठीक है, तो ज़्यादातर जनजातियों में इनमें विधवा विवाह की भी प्रथा है। तो विधवा विवाह भी होता है और उसमें भोज दिया जाता है। विधवा विवाह में उसको कहते हैं लठ भरवा भोज। ठीक है, एक विशेषता इनके बारे में ये भी है कि इनके यहाँ जो है, जैसे आप देखेंगे तो कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के पास जाते हैं या लड़की वाले लड़के के पास जाते हैं। इनके यहाँ उल्टा है, इनके यहाँ जो है लड़के वाले लड़की के पास जाते हैं। तो महिला सशक्तिकरण का मामला है। सरकार इनके लिए काफ़ी योजनाएं चला रही है इनके सशक्तिकरण के लिए। और उसी क्रम में आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय जो है थारू जनजाति के लिए बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, बुक्सा की बात करते हैं। ठीक है, बुक्सा, तो बुक्सा या भोक्सा दोनों शब्द प्रयोग होता है इनके लिए। ये लोग बिजनौर और आगरा में, जैसा कि हमने पूर्व में देखा है, और ये लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए तो बहुत सारी जनजातियों का अपनी स्थानीय बोली होती है। ठीक है, लेकिन ये बुक्सा लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं, ये हिंदी का प्रयोग करते हैं और इनका मुख्य भोजन मछली और चावल है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखने वाला जो विषय है या जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा वो विषय ये है कि बुक्सा जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन पाया जाता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे हिंदुओं में वर्ण विभाजन है, ठीक इसी प्रकार से बुक्सा जनजाति में भी वर्ण विभाजन है। और उसके उदाहरण देखिए तो यहाँ ब्राह्मण बुक्सा होता है, क्षत्रिय बुक्सा होता है, अहिर बुक्सा होता है, नाई बुक्सा होता है, आदि आदि। ठीक है, ये पूरी तरीके से इसी तरीके से होता है। बाकी जो है इनका अपना जो इंटरनल प्रशासन है उसकी भी पूरी व्यवस्था है। ठीक है, इनके जो है जो एक प्रकार से बस्तियां हैं उसमें ये लोग इंटरनल किस प्रकार से अपना प्रशासन करेंगे उन सब की व्यवस्था है। ठीक है, तो इनमें भी विधवा विवाह प्रचलित है, ये लोग भी विधवा विवाह करते हैं। और तलाक यहाँ सरलता से हो जाता है, तलाक में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आसानी से हो जाता है। इसका कारण ये है कि जैसे हिंदू धर्म में हम विवाह को जन्म का रिश्ता मानते हैं, लगभग 7 जन्म का तो मानते ही हैं, लेकिन यहाँ जो विवाह होता है बुक्सा जनजाति में जो विवाह होता है वो इसे केवल एक अनुबंध मानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। जैसे जो है मुस्लिम धर्म में विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट मात्र माना जाता है, तो इसीलिए जो है इनमें तलाक बहुत आसानी से हो जाता है। तो हिंदू धर्म के जो है तरह ही ये लोग जो है महादेव, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण की पूजा करते हैं। और इस जनजाति में काशीपुर की चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं। ठीक है, और जन्म से मृत्यु तक इनके सभी संस्कार हिंदुओं के समान हैं। तो बुक्सा की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं गोंड। ठीक है, तो अधिकांश गोंड लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। ये एक उच्च देवी की पूजा करते हैं जिन्हें कहा जाता है बारादो। ठीक है, नागपंचमी, दशहरा और पोला एक पशु उत्सव इनके प्रमुख त्यौहार हैं। हालांकि ये भी है कि देखिए जनजातियों का जो मुख्य गुण आपको बताया जा रहा है, इनका जो फीचर बताया जा रहा है वो ये कि अगर ये मुख्य जो धारा का समाज है उससे दूर अगर केवल अपनी बस्तियां बनाए हैं तो वहाँ ही इनके ये फीचर बने हैं, नहीं तो अब बहुत से गुण आपको अपने गाँवों में भी दिखेंगे। ठीक है, तो उनका मेन फीचर समाप्त हो चुका है। ठीक ना, तो ये
इनके बारे में महत्वपूर्ण है कि गौड़ रावण की पूजा करते हैं। तो ये लोग रावण की पूजा करते हैं, जिन्हें वे अपने लोगों के 10वें धर्मगुरु और उनके 4 वंशों में से एक का ये पूर्वज अपने को बताते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माहीगीर। तो माहीगीर या माहीगीर के जनजाति के लोग, ये लोग बिजनौर में रहते हैं के नजीबाबाद क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं। ठीक है, इनका मुख्य ये है कि जितनी भी जनजातियां हैं मुख्यतः वो सभी हिंदू धर्म से ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये लोग माहीगीर ये जो है इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं खरवार की। खरवार या खैरवार जनजाति के लोग प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया और सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। इनकी आजीविका के साधन में कृषि, पशुपालन, शिकार आदि शामिल है। तो ये लोग भी हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। ये लोग तो ज़्यादातर जो है अब मुख्य धारा में ही है। ये लोग कोरिया, शिव, दुर्गा, हनुमान, वनसंती, घमासान आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षों में पीपल, सेमल, नीम तथा जंतुओं में नाग, बिच्छू आदि की पूजा करते हैं। इस जनजाति के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। मुख्यतः खरवार जनजाति के लोग अपनी बोली में अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जैसे रे, तोर, मोर, केकर, ओकर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। खरवार जीवित पुत्रिका यानी ज्योतिया भी जिसे कहते हैं, अनंत चतुर्दशी, होली, नवरात्रि आदि पर्व हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो ये जो खरवार है इनका मुख्य स्थान बिहार में पलामू में माना जाता है। अगला भूइया। तो ये जो है सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं और ये जो भूइया नाम है ये संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ है भूमि। ठीक है, तो हो सकता है भूमि को धारण करने वाला भूइया। तो भूइया समुदाय में महत्वपूर्ण आर्थिक विविधताएं हैं। तो बहुत ज़्यादा आर्थिक विविधताएं भूइया समाज में पाई जाती हैं। क्या है? तो कुछ घाटवार और टिकैत जैसे भूस्वामी हैं। ठीक है, उनके पास ज़मीनें हैं, काफ़ी अधिक ज़मीनें हैं, लेकिन कई अन्य लोग स्वतंत्र रूप से या भुगतान किए गए मजदूरों के रूप में भूमि पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये या तो बटाई कर रहे हैं ज़मीन जो है लेकर के भूस्वामी से, या फिर उनके ज़मीनों पर जो है ये मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हुई भूइया की। अब बात करते हैं कि क्या कल्याणकारी योजनाएं सरकार इनके लिए चला रही है और कौन कौन से संगठन इनके लिए चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े हुए। तो प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1955 में की गई थी। तो 1955 में दोनों के लिए एक समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST दोनों के लिए। ठीक है, लेकिन 1955 में ये समाज कल्याण स्थापित हुआ विभाग जो है दोनों के लिए, SC के लिए, ST के लिए, और 1995 में इसे अलग कर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति कल्याण, ठीक है, तो ST के लिए अलग बना दिया गया 95 में की गई। इस विभाग की देखरेख में इन वर्गों के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो राज्य विधानसभा की अगर बात करें, ठीक है, स्टेट असेंबली की बात करें, तो कुल इस समय रिजर्व जो सीटें हैं SC प्लस ST के लिए वो हैं 86। ठीक है, तो अभी जो 2017 में चुनाव हुआ है उसमें जो है कुल जो है 86 सीटें रिजर्व थी। ठीक है, तो कभी ये जो है 89 भी रही हैं, ठीक है, कभी जो है ये 85 भी रही हैं। तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस समय 86 सीटें रिजर्व हैं, यानी 86 सीटें रिजर्व हैं। अब इनका कैसे है, तो 84 सीटें SC के लिए रिजर्व हैं, यानी अनुसूचित जाति के लिए हैं, और 2 सीट ST के लिए है, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है, अब इसमें मैं बताऊं आपको, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता था कि उत्तर प्रदेश में ST के लिए कुल विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो इसका उत्तर होता था 0। तो अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भी विधानसभा की सीट
एसटी के लिए रिजर्व्ड नहीं रखी जाती थी। जो भी सीटें रिजर्व थी वो केवल एससी के लिए थी, लेकिन इस बार एसटी के लिए भी 2 सीटें रिजर्व की गई हैं और आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वो दोनों सीटें कौन सी हैं और किस जिले में। एक ही जिले की 2 सीटें जो है की गई हैं, ठीक है। ये कमेंट में आप बताइए ताकि और सारे लोग जो है जिनकी रुचि होगी वो पढ़ लें, ठीक है। तो ये कुल 84 एससी और 2 एसटी के लिए। तो प्रदेश में सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए जैसा कि आप जानते हैं 23% आरक्षण सीटें आरक्षित हैं और अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करने तथा उन पर होने वाले अत्याचारों से उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से पारित नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को पूरे प्रदेश में लागू किया गया। अगला, तो उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड, इस निगम की स्थापना कब हुई? 25 जून 1976 को। यह निगम राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य निर्बल वर्गों के लिए विभिन्न रोजगार योजनाओं को बनाने का कार्य करता है और उन्हें कार्यान्वित करता है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, ये भी 1975 में स्थापित हुआ। क्या काम करता है? तो यह निगम प्रदेश में निवास करने वाले गरीब व बेरोजगार अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई स्वरोजगार योजनाएं संचालित कर रहा है। तो कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना, प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कौशल वृद्धि हेतु कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, सिलाई, कढ़ाई, फूड प्रोसेसिंग, टंकड़ एवं आशुलिपिक प्रशिक्षण योजनाएं निःशुल्क संचालित की जा रही हैं और उसके साथ ही प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में 600 रुपये प्रति माह तक वृत्तिका यानी छात्रवृत्ति दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी इनको, ठीक है, ताकि अपना बहुमूल्य समय देकर के ये सीख रहे हैं तो इनका जेब खर्च भी चलता रहे, ठीक है। अब बात करते हैं एकीकृत जनजाति विकास परियोजना। तो देखिए, एक जनजाति दूसरे जनजाति से कई मामलों में जो है भिन्नता रखती है, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों में भिन्नता होने के कारण प्रदेश में इनके विकास के लिए अलग अलग परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो जनजाति के हिसाब से चलाई जा रही हैं, जैसे बुक्सा विकास परियोजना नजीबाबाद बिजनौर, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना सोनभद्र, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चंदन चौकी लखीमपुर, थारू विकास परिषद बिशुनपुर विश्राम बलरामपुर, भिखरी जनजाति विकास परियोजना श्रावस्ती बहराइच व महाराजगंज, ठीक है। और अब बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत कार्यक्रम। तो संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत जनजातियों के विकास हेतु प्राप्त केंद्रीय सहायता को एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के माध्यम से व्यय किया जाता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।